सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से अभिनंदन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल का विकास। इससे पूर्व वीडियो के अंतर्गत हमने मानव भूगोल का जो विकास है उसके अंतर्गत पहला बिंदु देखा था प्राचीन काल, मध्यकाल और तीसरा देखेंगे आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल किसे माना गया? आधुनिक काल 18वीं शताब्दी के बाद का जो समय है उसे आधुनिक काल माना जाता है। इस दौरान मानव भूगोल का जो विकास है वो किया गया और इस के अंतर्गत जर्मन भूगोलवेत्ता, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता इन सबने मिलकर मानव भूगोल का विकास किया और हम ये मान सकते हैं कि अंततः 20वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में मानव भूगोल का विकास हो गया, अर्थात विश्व के सभी महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में मानव भूगोल को एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। अब हम देखें कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जैसे रेडजेल है, रिस्तोफेन है, कांट है, रिटर है, हम्बोल्ट है, इन्होंने मानव भूगोल के विकास में योगदान किया। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में देखें तो देखिए विडाल है, डिमार्टिन है, डिमांजिया है, ब्रुंज है या ल्यूसियन फेब्रे है, इन्होंने विकास में योगदान किया। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में देखेंगे तो देखिए रिस्तोपेन है, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल है, कार्ल सावर है, इन्होंने विकास किया। और ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में यदि देखें तो रॉक्सबी है, मैकाइंडर है, या हम ये कहें कि हर्बर्टसन है, इन्होंने विकास किया। अब इस काल के दौरान मानव भूगोल का जो विकास है वो विभिन्न चरणों में हम देख सकते हैं और जिसके अंतर्गत अनेक विचारधाराएं विकसित हुई। इन विचारधाराओं में नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद,
1930 में 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, सांस्कृतिक भूगोल आर्थिक भूगोल और 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थानिक संगठन या मात्रात्मक क्रांति एवं 1970 के दशक में तीन नई विचारधाराएं आमूलवादी, कल्याणवादी और व्यवहारवादी ये मुख्य विचारधाराएं 1910 में उत्पन्न हुई। तो देखिए, आधुनिक काल के अंतर्गत हम चर्चा करें सर्वप्रथम नियतिवाद का जो प्रवर्तक है वो फ्रेडरिक रैटजेल है। फ्रेडरिक रैटजेल है और अन्य समर्थक विद्वानों में देखेंगे तो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल है, कांट है, हम्बोल्ट है, रिटर है। इन सभी विद्वानों ने यह माना कि मानव प्रकृति के नियंत्रण में रहकर ही अपना जीवन यापन कर सकता है, अर्थात मानव का जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है, जिसे हम ये कह सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण या नियतिवाद या निश्चयवाद भी जिसको अपन कह सकते हैं, नियतिवाद या निश्चयवाद भी कह सकते हैं। क्योंकि कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने बताया कि मानव प्रकृति की उपज है, क्योंकि मानव से प्रकृति अधिक ताकतवर होती है और उसको प्रकृति के अनुसार बदलना पड़ता है। जैसे हम ये कहें कि मानव भोजन है, वस्त्र है, आवास है, इन सब के लिए प्रकृति पर या प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर है, जिसे हम नियतिवाद या निश्चयवाद कहते हैं। इसके अन्य समर्थक बताया मैंने आपको, कांट है, रिटर है, हम्बोल्ट है, ये सब कुमारी एलन चर्चिल सैंपल है, ये सब इसके अन्य समर्थक हैं। इसके बाद हम चर्चा करें संभववाद का जो शब्द है इसका प्रयोग 1923 में ल्यूसियन फेब्रे ने इस शब्द का प्रयोग किया। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1923 में ल्यूसियन फेब्रे ने किया, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है मुख्य, वो है विडाल डी लाप्लास। इन्होंने बताया कि मानव प्रकृति के वशीभूत में या प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि मानव तो स्वतंत्र है, अर्थात मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। कैसे? क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति में चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा
कृषि करना या वातानुकूलित आवास बनाना, अर्थात प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं के लिए चाहे जैसा वो परिवर्तन कर सकता है, उसमें काट-छांट कर सकता है, जिसे संभववाद कहा जाता है। अर्थात हम ये कहें कि निश्चयवाद के विपरीत जो विचारधारा है वो कौन सी है? संभववाद, जिसका मुख्य प्रवर्तक कौन है? प्यूडाल। इसके बाद अपन देखें नवनियतिवाद। क्या देखें? नवनियतिवाद। देखिए, नवनियतिवाद को निश्चयवाद और संभववाद के मध्य का मार्ग हम मान सकते हैं। नवनियतिवाद या रुको और जाओ का सिद्धांत स्टॉप एंड गो की थ्योरी भी से कह सकते हैं, क्योंकि इसके प्रतिपादक ग्रिफ्थ टेलर है। इन्होंने बताया कि मानव न तो प्रकृति का गुलाम है अर्थात दास है, न ही वशीभूत है, और बल्कि मानव ने न ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, अर्थात यह प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं की है, बल्कि मानव तो प्रकृति के साथ सामंजस्य या तालमेल बिठाकर और अपने विकास के मार्ग को आगे बढ़ाया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नियतिवाद या निश्चयवाद व संभववाद के मध्य का जो मार्ग है वो कौन सी विचारधारा प्रस्तुत करती है? नवनियतिवाद प्रस्तुत करती है। और इसे स्टॉप एंड गो की थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि टेलर ने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि जिस प्रकार चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस वाला एक वाहन को कुछ समय के लिए रोक सकता है, न कि उसकी दिशा बदल दे, उसी प्रकार मानव प्रकृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है, न कि प्रकृति को बदल दे। इसीलिए इसे स्टॉप एंड गो की थ्योरी कहा जाता है। इसके बाद देखिए हम 1930 में मानव भूगोल के अंतर्गत दो मुख्य शाखाओं की उत्पत्ति हुई, एक तो सांस्कृतिक भूगोल और एक आर्थिक भूगोल। फिर बात करें हम 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव भूगोल में स्थानिक संगठन या मात्रात्मक क्रांति की उत्पत्ति हुई, जिसमें विशेषकर अंकों का समावेश करने का दौर प्रारंभ हुआ। इसके बाद देखिए 1970 के दशक में मानव भूगोल के अंतर्गत तीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई, आमूलवादी, कल्याणवादी और व्यवहारवादी, जिसे नई संकल्पनाएं भी कहा जाता है। नई संकल्पनाएं भी कहा जाता है। आमूलवादी या इसको रेडिकल कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत अपने माने कि जब हम इसका अध्ययन ये करें कि जो गरीबी है उसकी उत्पत्ति का कारण है या विकास है, गरीबी के निवारण के कारण है, उसका हल निकालने के लिए हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण करें तो अपन आमूलवादी कह सकते हैं। कल्याणवादी यानी इसको हितकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक मानव का कल्याण या हित संभव नहीं है, जब तक उसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल इनकी उपलब्धता नहीं होती है, तो उसे कल्याणवादी या कल्याणकारी विचारधारा भी कह सकते हैं। इसके बाद है व्यवहारवादी। ये जो 1970 के दशक में नई विचारधारा उत्पन्न हुई व्यवहारवादी कि इसके अंतर्गत मानव किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर अपना निर्णय न करे या उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करके जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे व्यवहारवादी कहा जाता है। इस प्रकार हम मानव भूगोल का विकास एवं विषय क्षेत्र का हम अध्ययन इन वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं।